हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बने एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका जैसे में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। ये आपके एनसीईआरटी में रजिस्टर्ड है और ये एक बहुत ही आसान और एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत कम नंबर ऑफ कंसेप्ट हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं सीखना है इसके अंदर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम सही बना लिया तो 50% ज्यादा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है, डायग्राम से ही। उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन आनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ में लेकर बैठे और नोट्स जरूर बनाए सर। हमारा ट्रिग्नोमेट्री अभी खत्म हो गया और अब आगे के चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। डन सर। चलिए, तो हमारे पास गिवन है। देख लो क्या क्या गिवन है भैया, पहले है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? क्या होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन में यहाँ बताया गया है, इन द बिलो फिगर द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या कहते हैं इसे? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। किसे? अच्छा, AC दिख रहा है, यहाँ से स्टूडेंट से लेके जो मीनार के टॉप पे जो लाइन जा रही है, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, द एंगल BAC, एंगल BAC। तो आप मान लीजिए B है ना, यहाँ से ये B लिखा हुआ है, B से आगे यहाँ पे A, दिस इज रिटन हियर A एंड दिस इज C, ठीक है। तो एंगल BAC मतलब वो इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। द एंगल BAC सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जब भी आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं जो है किसी सुंदर कन्या पर से देख रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं देख रहा हूँ, तुम देख रहे हो। और जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली ऊपर देख रहा हूँ, नीचे थोड़ी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो ऊपर है, ठीक है। तो जब आप ऊपर देखोगे तो वहां पे एक एंगल फॉर्म होगा, है ना। अब वो एंगल सर कैसे मानेंगे? बिटवीन योर नेक, है ना। आप मान के चले कि आपका नेक है, ये हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से आप जितना ऊपर देख रहे हो तो ये जो गैप बन रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? ठीक है। और ऐसे और भी एग्जांपल, जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये माउंटेन के ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पतंग मान लो यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। अभी मकर संक्रांति का समय चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, ठीक है। आप मान लो यहाँ से लड़की जो है ये पतंग को देख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा ये। क्लियर सर? चलो, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद आपको दूसरी बात समझ में आनी चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या होता है? ये वही डिप्रेशन तो नहीं जिसमें हम घूम रहे हैं सर आजकल। देखो बेटा, वो डिप्रेशन है तो नहीं, ठीक है। अब देखो ये डिप्रेशन होता क्या है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे यहाँ पे ये लड़की है, अब ये मान लो किसी को देख रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई लड़का वड़का नहीं है ना, कोई गलत ना समझना, लड़की बड़ी अच्छी है, अच्छे घर की लड़की है, ठीक है। चलो, तो ये लड़की क्या कर रही है? यहाँ पे नीचे एक ऑब्जेक्ट है, मेरे को फुटबॉल नजर आ रहा है, फुटबॉल को देख रही है वो। तो ये जो लाइन बना, इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जैसे उसमें था वैसे इसमें भी इसे हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब लड़की यहाँ से देख रही है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्वियसली इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। और इस लाइन से ये कितना नीचे देख रही है ना, कितना ये नीचे देख रही है, ये बन गया आपका एंगल। और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ से ना, ध्यान, ये आप ये मत कहना, है ना, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा, ये यहाँ पर आपको सर्कल करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर रहना, इन चीजों में कंफ्यूज ना हो ना, बच्चों का अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो, अब हालांकि ये चीज मान्यता ऐसी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, आप चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन लो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन लो, आपका आंसर सही होता है। देखो उसमें लॉजिक क्या है उसके पीछे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ले ली, ठीक है। और यहाँ से कोई लड़की जो है मान लो देख रही है, नीचे देख रही है लड़की को, तो एंगल ऑफ यहाँ पे बन जाएगा आपका डिप्रेशन, ये बना एक थीटा। अब मुद्दा ये है सर कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। और हमने बचपन में पढ़ा है ना 9th क्लास में कि पैरेलल लाइन में जब भी कुछ ऐसे बन रहा हो तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। पैरेलल लाइन में जब भी कुछ आपको मान लो ऐसा बन रहा हो तब भी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? तो भाई साहब ये वही तो है, देखो हमसे। मतलब ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम हो जाएंगे। मतलब भले आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ हो, लेकिन अगर आप उस एंगल को यहाँ लेके सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है अपना गेम खेल जाएगा, समझे। और लाइंस पैरेलल भी थी ना यार, लाइन अगर जहाँ पैरेलल हो गई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो थीटा है वो ये वाले थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे। आइदर यू कैन टेक एंगल ऑफ डिप्रेशन और एज वेल एज यू कैन आल्सो टेक एंगल ऑफ एलिवेशन आल्सो, ठीक है। हाँ, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा, बिल्कुल सटीक आएगा।
क्लियर सर? चलिए आइए सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दो चार को सवाल करते हैं, थोड़ी बुद्धि आएगी। लेकिन सवाल करने से पहले देखो, हमें आदित्य सर ने कहा है कि मिनिमम रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे मान लो सर मेरे को ट्रिगो तो नहीं आ रही, ट्रिगो नहीं पढ़ी मैंने आपसे, आपसे भी नहीं पढ़ी मैंने, कहीं से ही पढ़ी, मतलब पढ़ी ही नहीं है, मतलब मेरे को आ ही नहीं रही, पढ़ी तो है मतलब आ नहीं रही है। बताओ क्या करें? तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही, क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखो बेटा, मैं आप सभी लोगों के लिए एकदम मिनिमम रिक्वायर्ड चीजें लेके आया हूँ। कितनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए ये चैप्टर पढ़ने से पहले? मिनिमम आपको इतना आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो आप इसमें रॉक कर जाओगे। अगर इतना भी नहीं आ रहा फिर आपको ये चैप्टर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ध्यान से रखो क्या क्या चीजें सर आनी चाहिए। आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि सर साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंड दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट्स इट। और इसके बाद भी कुछ पता होना चाहिए क्या सर? बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। साइन का 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन पे वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन कॉस, साइन और tan की। कैसे? साइन 30 की वैल्यू होती है सर 1/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है √3, बस इतना ही। और tan थीटा की वैल्यू, tan 30 कितना होता है सर? 1/√3, tan 45 1 और tan 60 हो जाएगा √3। ये बस वैल्यूज आपको याद रखनी है। इतनी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, सिर्फ इतनी से काम हो जाएगा सर। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, भरोसा रखो ना। सिर्फ अगर तुम्हें इतना आ रहा है, तुम इसमें चैप्टर में तुम्हें आ जाएगा, सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सारे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ना, अब इस पर बनाने के लिए अगर कोई एकदम चौसम खा के बैठ जाए, नहीं सर मैं सेक थीटा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो फिर वो तो बात ही अलग है। बाकी अगर आपको इतना आता है, इससे आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है सर कि √3 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, √3 इज इक्वल टू 1.73। ठीक, और √2 की वैल्यू दी जाती है आपको √1.41। ठीक है, ये सब कुछ लिख लेना। और कहीं अगर 1/√3 दिया हो तो इसकी जो वैल्यू 0.58 मानी जाती है। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, याद, इसे भी नोट डाउन कर ले कहीं साइड में, काम आए ना। जब भी कई 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 बार ना सवालों में आपको पॉइंट पे वैल्यूज रखनी पड़ जाती है, तो वहां पे आपको आनी चाहिए। डन, चलो आगे बढ़े। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट सवाल। पहला सवाल, पहला सवाल, मूली अचार के भाव बेचेंगे। ये क्या बोल दिया सर आपने? देखो, when the length of the shadow of the tree becomes the equal to the height of the tree, then the angle of elevation of the sun becomes। अच्छा, अब ध्यान से देखो इन्होंने क्या बताया। इन्होंने ऐसा कहा है कि जब मान लो लेंथ ऑफ ट्री और ये है शेडो ऑफ ट्री, जब दोनों इक्वल हो जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यहाँ कहीं मान लो सूरज है जो चमक रहा है एकदम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा। अब सीधी भाषा में तुम्हें समझाऊं भैया, तो ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ दोनों इक्वल, ये पेड़ की लंबाई है, ये पेड़ इतना ऊंचा है और ये पेड़ की परछाई इतनी लंबी आ रही है। बताओ दोनों इक्वल इक्वल हो गए, क्या होगा इनके बीच में एंगल है, ये एंगल क्या है? ध्यान से समझना। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा डिस्टेंस? tan थीटा बता था। तो अगर मैं आपको बताऊं कि tan थीटा में लगा दो, tan यहाँ पे ये एंगल निकाला है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब दुनिया जानती है कि परपेंडिकुलर और बेस को भी इक्वल इक्वल कर दिया मैंने, दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। यहाँ से मैं कह सकता हूँ सर tan थीटा दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे, तो आंसर आ गया आपका 1। ये एमसीक्यू का सवाल है, आपको तो कैसे याद रखना। तो tan थीटा 1 आ रहा है, मतलब tan थीटा 1 कब आता है? जब tan 45 हो। तो यहाँ से मैं कंपेयर करने में कहता हूँ भाई थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री आएगी। और वैसे भी तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए, जब जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो जाएंगे, आपका एंगल ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा। 45 मतलब सर 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री। ध्यान रखना, ठीक है, इसको हिंदी में 45 कहते हैं, 45। इतनी हिंदी आती है क्या तुम्हें? बहुत बढ़िया। 45 डिग्री आ गया सर, आगे बढ़ो सर, आगे पढ़ाओ। ये तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा सर, कैसे करूँ मैं? देखो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, फोटो बढ़िया से बना दे रहा हूँ। ये रहा फोटो, ठीक है। इस फोटो के अंदर तुम्हें बता दूं, ये वाली जो लंबाई दे रखी है अपने को, ये 20 में दे रखी है। और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 दे रखा है, 30 डिग्री। और तुमको बोला गया तुम बताओ, देखो ये बी है, ये सी है, और तुमको ये ए दे रखा है। क्या बताना है हमको? बताना है सर ए बी की लंबाई बता दो, ए सी की लंबाई बता दो। कैसे बताओगे? देखो मैं आपको बता रहा हूँ चुटकियों में, है ना, घंटों काम करेंगे अपन मिनटों में, मिनटों में कर सकते हैं। कैसे? वैसे तुम्हारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने जो भी अगर आपको साइड दिया हो, उस केस में हाइपोटेनस उसका डबल हो जाएगा, यानी 20 का डबल हो जाएगा 40। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका है ना, इसका जो बेस है इसमें बस √3 लगा दो, तो 20 √3 आपका आंसर है। वैसे तो हम करके देखते हैं, ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, जो शॉर्ट ट्रिक्स में भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल हम करते हैं सवाल, एक बवाल सवाल। देखो,
तो हमें बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो कैसे बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, एक काम करो परपेंडिकुलर पहले निकाल दो, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस बाय हाइपोटेन्यूज करोगे तो कॉस लगाना पड़ेगा ना, मैंने कहा था एक बार tan और sin में मैं गेम खत्म कर दूंगा। तो पहले एक काम करो, पहले ये निकाल लो, पहले हम ये निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने लगाया सर कि tan 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 30 लगा देते हैं अपन, tan 30। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये सवाल है अपने 2020 का, कैसे करोगे आप? तो tan 30 मतलब ये हो जाएगा 1/√3 और 1/√3 ना, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा 20 और बेस हमारा ये है। ये पार्ट छोड़ दो आप, ये पार्ट आपको पता है नहीं, जिसको लिख देते हैं ऐसे कैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 20√3 और b मतलब क्या, हमारा ए बी जो है हमारा ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ सर ए बी की वैल्यू जो है आगे कितनी है 20√3। एक काम करो परपेंडिकुलर बाय बेस मत लिखो, परपेंडिकुलर क्या है BC है ना, इसको BC बना दो। तो tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। बस वहां से आपका काम खत्म हो गया। BC की वैल्यू तुम्हें पता है 20 और AB की वैल्यू आपस रख दो, AB हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, AB इज इक्वल टू आगे 20√3। ऐसे आपको गेम खेलना है। तो AB की लंबाई सर आ गई 20√3। अब बताओ सर, अब बताओ ये कैसे निकालेंगे हम, AC कैसे निकालेंगे? अब AC भैया कैसे निकलेगा, तो देखो AC इज इक्वल टू नहीं, आप साइन थीटा लगा दो। तो हमने यहाँ पे कर दिया साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका BC, रख दो यहाँ पे BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया तुम्हारा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, रख दो AC। साइन 30 आपका आ गया 1/2, BC आपका आ गया 20 और AC तुम्हें निकालना रहेगा, AC क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा और ये यहाँ हो जाएगा। AC इंटू 1 आ गया AC और BC या 2 इंटू 20 आ जाएगा 45, यानी AC की लंबाई 40 आ गया, AC की लंबाई 40 आ जाएगी। और ऐसे देखते ही देखते हमने AB और AC दोनों निकाल दिया। यही तो हमारा सवाल था, गुजरात बोर्ड 2020 का सवाल ही है। 2020 जब उस टाइम पे स्टैंडर्ड या बेसिक की बातें ना हुआ करती थी, सिर्फ एक ही मैथ्स होता था, बस मैथ्स होता था और किताबें इतनी मोटी मोटी आया करती थी। अब तो बाद में सिलेबस वगैरह रेडियोज वगैरह करके उन्होंने किताबें बहुत पतली पतली कर दी है। अब तो लगता ही नहीं है मैथ्स है, मैथ्स का भी तो मजाक बन गया है। बट कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ करी है तो बहुत सोच समझ के की है, तो वी शुड रिस्पेक्ट द डिसीजंस, है ना। कुछ सोच के ही किया होगा। अब हमें लग रहा है गलत है, बट जरूरी नहीं कि हमें लग रहा है तो सही में गलत हो। चलो आ जाओ, तुम्हें तो सही लग रहा होगा, है ना। तुम्हें तो सही है कि सर ये 14 चैप्टर भी क्यों रखा है, 4 चैप्टर रखो, बाकी से हटा दो, तब तो हमें और अच्छा लगेगा। चलो, the angle of elevation of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. सर ये कैसे निकालेंगे? अब देखो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं, है ना, ये हमारा टावर बड़ा गंदा बनाया मैंने। एक काम करता हूँ मैं आर्टिफिशियल ले लेता हूँ। तो ये बना दिया मैंने एक हाइट, ठीक, और मैंने ऐसे ही तड़पड़ाती एक ये बना दी मैंने, ये एक और बना दी, डन। अब आगे देखते जाओ तुम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है ना, 30 डिग्री आएगी। तो हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट है, ये बना अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको मैंने ऐसे बना दिया, डन। अब किताब में तुम्हें दिया हुआ है कि जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो पॉइंट है, पहली बात की ये पॉइंट 30 मीटर दूर है, तो हम यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसे 30 मीटर कर देंगे, क्लियर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका 30 डिग्री है। तो सर बताओ बताओ सर क्या होगा, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने कर दिया ABC, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, या फिर लिखो कंसीडर। कंसीडर क्या कंसीडर करना है सर, AB एज हाइट ऑफ द टावर, कंसीडर AB एज हाइट ऑफ द टावर। हमने मान लिया कि सर AB जो है टावर की हाइट है, एंड और क्या मान सकते हैं सर, एंड BC, है ना, BC क्या मानते हैं, BC इज द पॉइंट एंड BC इज द डिस्टेंस between the foot of tower, between the foot of tower and the point of observation, now we can start observation। अब देखो कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप। अब आपको समझ आ रहा है कि हमें निकालना क्या, सर निकालना तो हमारे को हाइट है
हाइट निकालने के लिए यहाँ पे बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर निकालना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे tan थीटा। तो हम यहाँ से फटाफट से हमने सेलेक्ट किया tan थीटा लिखो, tan इन ट्राइंगल, यहाँ से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है पर, ठीक है, इन ट्राइंगल लिख देना। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है सर? एबीसी, एबीसी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं tan 30 डिग्री लगाऊं तो tan 30 डिग्री, 30 के लिए हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज आपका AB। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। अब tan 30 आपका आ गया 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू AB तो आपको पता नहीं, रख दो वैसे ही। BC आपको पता है कितना आ रखा है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपका ना, 20 कितनी 30 है ना, BC की लंबाई 30 है, इसको 30 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ गया है ना। ये हो जाएगा 30 अपॉन में √3 और इज इक्वल टू में आ गया आपका AB। और AB तो हमारा हाइट ऑफ टावर है, दिखा ना, कंसिडर AB एज हाइट ऑफ द टावर, तो AB इज हाइट ऑफ टावर। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। सर क्या हमारा आंसर ये? नहीं, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है, नीचे आपको अंडर में नंबर ना छोड़ने। मतलब अगर ये 30 अपॉन में √3 है तो आप इसको रैशनलाइज करें, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, ये आ जाएगा आपका AB। तो फाइनली विल गेट AB इज इक्वल टू 30 अंडर √3 डिवाइड बाई 3, 3 से कट गया, ये आ जाएगा आपका 10। सो फाइनली AB इज इक्वल टू 10 अंडर √3, 10√3। अब अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 10 और √3 की वैल्यू होती है 1.73, ये मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाएगा AB इज इक्वल टू 17.3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। और आप लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, 2 नंबर का सवाल है भैया, इतना तो लिखना पड़ेगा, मगजमारी करनी पड़ेगी। द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 17.3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा इस 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, और तब जाके आपको 2 नंबर मिलने हैं। ये पूरा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। डन सर, क्लियर? ये होता है पूरा फॉर्मेट। मैं हर बार आपको इतना डिटेल में लिख के नहीं दिखा सकती, इसमें समय बहुत ज्यादा जाएगा। मैं लेकिन आपको सॉल्यूशन जरूर करके दिखा दूंगा ना, हर बार सॉल्यूशन कर दूंगा। आपको आंसर के देखो 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले आपको ये चीज लिखना पड़ेगा क्या आप किससे क्या कंसीडर कर रहे हो, फिर मेन पार्ट आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन पर जो भी आपका आंसर आता है उस आंसर को आप दोबारा लिखो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज दिस, देयरफॉर द हाइट इज दिस, देयरफॉर द बेस इज दिस, जो भी आपसे पूछे वो आपको एंड में आप मेंशन, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलने हैं। चलो नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम आइज इज 45 डिग्री। अब जे क्या है सर? देखो ध्यान से देखो, ये हमने बना दिया, ये हमने बना दिया कि ये है ग्राउंड, ग्राउंड नहीं कह सकते, ये एक हवे में हमने एक लाइन बनाई, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। इसको फिर ऐसा नीचे कर लो, ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब इस ग्राउंड के ऊपर मैं बना रहा हूँ एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन, ध्यान रखना। फिर इसके बाद मैंने एक और लाइन बनाई ऐसे, मैं सब बताऊंगा किसको क्या माना है हमने, ठीक है। हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये आ गया यहाँ तक, डन। और कुछ करना है क्या सर? और तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये बस इसको इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। कहाँ गया सर हमारा? ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। एक लाइन और बनानी है मुझे, ये है वो लाइन, बना दी मैंने। चलो लाइनें तो बन गई। अब बताओ सर आगे क्या करना है? देखो ध्यान से, इसमें जो डॉटेड लाइन्स है वो इमेजिनरी है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जो लाइन सॉलिड है वो मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो चीजें एग्जिस्ट कर रही है। कैसे, जरा समझना ध्यान से। ये है हमारा ऑब्जर्वर, और ये बोला है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, तो मान लीजिए कि ये 1.5 मीटर टॉल है, ये डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर? अच्छा, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर जाएगा, तो ये 1.5 मीटर है, तो आपको ध्यान रखिए सर ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 मीटर होगा। और ट्रायंगल तो आप यहां से मान के चल रहे हो, मतलब इसके ऊपर का आपको भी कैलकुलेट करना बाकी है, इसके ऊपर का आपको कैलकुलेट करना भी बाकी है, ध्यान रखिए, क्लियर? और ये तो आपने जो है इसके नीचे तक की चीजें निकाली है, इसके नीचे तक की चीजें निकाली है, बस उसको ऐसे छोड़, डन। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ ऐसे कि ये ये ए है, इसको हमने बी कह दिया, इसको मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे सी, ये हो गया आपका डी, और इसे कह लो आप यहाँ पे ई। अब आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप मान सकते हो कि हमारी कौन सी चीज क्या है। तो हम और क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम आवर आईज इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है।
तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंसीडर, कंसीडर क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ सी डी को मैं मान लो हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर मान लो, ऑब्जर्वर डन। सी डी हम गया हमारा हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। अच्छा ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी डन, ये भी हमने मान लिया। अच्छा हाइट ऑफ चिमनी अगर आपको निकालना हो देयरफॉर हम कह सकते हैं ए अगर आपको निकालना हो तो हाइट ऑफ चिमनी हो जाएगा। और हाइट ऑफ चिमनी कैसे आएगा, हाइट ऑफ चिमनी आपका आएगा ए डी, दिख रहा है ए बी में 1.5 मीटर ऐड करके प्लस 1.5, इससे आपको हाइट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या सर? सारी बातें तो मैंने ऑलमोस्ट स्पेसिफाई कर दी, अब आप इसको सॉल्यूशन जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं कि इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में बेस हो जाएगा बी सी, बेस का हमने लिया बी सी। अब अगर ध्यान में हो तो आपको बोला ये पॉइंट लिखा हुआ है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। तो ये हमारी चिमनी है, चिमनी से 28.5 मीटर दूर है हमारा ऑब्जर्वर। और अगर ये वाली लेंथ 28.5 है तो इसके ऊपर लेंथ भी हो जाएगी 28.5 मीटर। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ना, तो हम यहाँ पे बीसी और डी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर रख देंगे 28.5। tan 45 की वैल्यू आ गई 1, ए बी को आप गोली मार दो ऐसे ऐसे, बी सी रख दिया हमने 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 28.5 मीटर्स। अब ये आपको लेंथ है। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी हमने इससे मान रखा था ए को, तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू और ए बी प्लस 1.5 मीटर, जो कि ये आ जाएगा 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर। और 28.5 में 1.5 जोड़ने पे हमारे जमाने में 30 मीटर हुआ करता था, हमने ले दिया यहाँ पे 30 मीटर। अब ये तो आपका आ गया, बट फिर भी मैंने आपको बताया था आपको एंड में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। क्लियर? आगे बढ़े अपन, चलो तो आगे हम बढ़ते हैं और कर रहे हैं आज के लेक्चर का आखिरी सवाल। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground, अच्छा, which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. I guess ये example 1 है, but I'm not sure as well. ठीक है, तो कुछ कहेंगे नहीं। चलो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम इस पे चीजों को मान लेते हैं, है ना। ये आपका ए है, इससे मैंने कह दिया यहाँ पे बी, और ये कह दिया मैंने सी। हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहा है, कंसीडर ए बी एज ए बी इज हाइट ऑफ टावर, ए बी इज हाइट ऑफ टावर। और क्या कंसीडर करना है सब, एंड बी सी को भी कुछ मान लेते हैं। बी सी इज फुट, क्या कह सकते हैं, BC is distance between foot of tower, between foot of tower to the point of observation, ये आप पूरा लिख लो ना, स्पेलिंग ऑब्जर्वेशन। क्लियर? चलो सर आपको ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग नहीं आती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, टाइम जाएगा ना, वक्त जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मुझसे गलत शक मत करो मेरे पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है। सर को ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग आती है, सर सच बोल रहा है, सर पे शक नहीं करते, ठीक है। अब क्या करना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है अपने को। अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल के अंदर बबुआ अगर मैं लगाऊं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी। तो लिख दो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बेस आ जाएगा आपका बी सी। अब tan 60 होता है √3, ए बी तो मैंने निकाला नहीं है, ए बी को तो मेरे को निकालना है, ए बी छोड़ दो। लेकिन आपको गिवन है बी सी। अब बी सी क्या होता है सर, बी सी मतलब आपका ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से बोला गया है 15 मीटर अवे, लिखा है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से 15 मीटर दूर है ये, इसको लिख दो 15, यहाँ कर दिया अपन ने 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, ये आ गया 15 √3, और ये होगा तुम्हारा ए बी, और ए बी हमारा हाइट ऑफ टावर है। आ गया आंसर।
फिर यहाँ पे रैंडम मेंशन करें आप, देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज द हाइट ऑफ द टावर इज हाइट ऑफ द टावर इज क्या हो जाएगा 15 √ 3 meters एंड दैट्स योर आंसर। समझे क्या सब? तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है और आज का आपके सवाल वो भी खत्म होता है। ठीक है, हमारे सारे यहाँ पे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। अब इसके बाद जो सेक्शन आएगा ना, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और उसके अंदर हम PYQs करेंगे। ठीक है, हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे, बट इस चैप्टर में मैंने कहा ना बहुत कम नंबर ऑफ कंसेप्ट है, हम 5 मिनट में से कंसेप्ट खत्म कर सकते हैं 5 मिनट में। उसके बाद हमें सिर्फ सवाल करना होगा, उन सभी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करो, 10th लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 10th की NCERT अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट बहुत इनफ अगर आप रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कुछ करेंगे थोड़े तगड़े सवाल जो 2022, 23, 24 में आपके आ रखे। क्लियर सर? तो इसी के साथ आज लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।